कि यहाँ कोई ना कोई आता ही रहता है। इस तरह मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर रफीक ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। अब वो बड़ी हद तक अपने आप पर काबू पा चुका था। हम दोनों शाम तक यहीं रहेंगी, समीना ने कहा। इस वक्त आप चले जाइए, शाम को जब हम बाहर निकले तो हमारे पीछे पीछे सड़क पर आ जाइए। हम आपको अपनी कोठी पर ले चलेंगे, वहाँ किसी की मुदाखलत का अंदेशा भी नहीं होगा। अगर आप चाहे तो रात हमारे साथ कोठी ही में रहें। वीरा कह रहे ये ठीक होगा। रफीक ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा, मैं अपनी बीवी से भी कह दूंगा कि अपने एक दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, रात को वापस नहीं आऊंगा। तो ठीक है, मामला तय हो गया, समीना ने कहा। अब आप अपने घर चले जाइए और ये बात ज़हन में रखिए कि अगर हमारे यहाँ इशारे के बारे में एक लफ्ज़ भी आपके मुंह से निकला तो उसने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। बात रफीक की समझ में आ गई थी। कुछ देर बाद उठकर चला गया। जाते हुए भी वो हवस भरी नजरों से उनकी तरफ देख रहा था। रविया उसे बाहर तक छोड़कर आई और उसे बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। वो तीनों शारिक वाले कमरे में आ गए। क्या हुआ? शारिक ने सवारी के निगाहों से बारी बारी उनकी तरफ देखा। कुछ नहीं, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। वो शाम को हमारे साथ जाएगा और मैं उसका वो अशर करूंगी कि आइंदा वो किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। तुम्हारे अशर करने के बाद वो किसी औरत की तरफ तो आंख उठाकर वाकई ही नहीं देखेगा। लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि वो पुलिस के पास नहीं जाएगा? हाँ, ये सोचने की बात है। असल बात यह भी है कि उसे पुलिस के पास जाने से रोकना है। वैसे एक बात मेरे ज़हन में आया, समीना बोली। वो क्या? शारिक ने पूछा। ये बात तो समझ में आ गई है कि वो बहुत ही घटिया और कमीना फितरत आदमी है। अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरतों के पीछे भागा फिर रहा है। रविया ने बताया था कि वो कई मर्तबा पिट भी चुका है, लेकिन यह मसला औरतों के पीछे भागने का नहीं, हम सबकी सलामती का है। रफीक जैसे लोग बार बार जलील और रुस्वा होने और पिटने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। मैं उसे औरतों के पीछे भागने का सबक तो सिखा दूंगी, लेकिन इस बात की बाकी कोई जमानत नहीं कि वो अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेने के लिए हमारे बारे में पुलिस को नहीं बताएगा। मेरी तजवीज तो ये है कि क्यों ना उसे ज़ेरे जमीन पहुंचा दिया जाए, समीना ने कहा। रविया की दोस्त बेवा हो जाएगी, शारिक बोला। वो बहुत खुश होगी। रविया बीच में बोल पड़ी। वो तो इससे बहुत तंग आ चुकी है, आए दिन झगड़े होते रहते हैं। कई मर्तबा उसे तलाक का मुतालबा कर चुकी है, लेकिन रफीक किसी तरह उसे छोड़ने को तैयार नहीं। वो छोड़ भी कैसे सकता है? खुद तो निखट्टू है, कोई काम धंधा करता नहीं, बीवी की कमाई पर पलता है, इससे तनख्वाह का एक एक पैसा लेता है। तो ठीक है, समीना ने कहा। उसे हम अपनी कोठी की बजाय मुल्तान रोड वाली हवेली में ले चलेंगे और वहां इसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मुल्तान रोड वाली हवेली? शारिक चौंक गया। हाँ, मेरे ख्याल में वही सबसे महफूज जगह होगी, समीना ने जवाब दिया। इसे वहीं दफन कर दिया जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ना इसकी लाश मिलेगी और ना इसके कत्ल के बारे में कोई बात होगी। इसकी बीबी भी यही समझती रहेगी कि शायद उसे छोड़कर कहीं चला गया है। मैं तो इसकी तायद करूंगी, रविया जल्दी से बोली, और मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। आज की मैं छुट्टी ले लूंगी। नहीं रविया, समीना ने कहा, तुम्हारा हॉस्पिटल की हदूद में रहना बहुत जरूरी है। वो तुम्हारे नजदीक रहता है। हो सकता है उसकी गुमशुदगी के बाद तुम पर किसी किस्म का शुबा किया जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपनी ड्यूटी पर रहो। ठीक है, रजिया ने जवाब दिया। बात उसकी समझ में आ गई थी। शाम 7 बजे के करीब रजिया ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो गई। समीना और शाहपरी भी तैयार हो गई थी और फिर वो तीनों इकट्ठी ही बाहर निकली। उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक रफीक अपने क्वार्टर के दरवाजे पर खड़ा था। वो यकीनन उनके इंतजार में था। समीना और शाहपरी रिहायशी इलाके वाले गेट की तरफ जाने की बजाय रजिया के साथ चलती रहीं और फिर रजिया तो अपने क्वार्टर की तरफ चली गई और वह दोनों हॉस्पिटल के मेन गेट की तरफ चली गई। गेट से निकलने से पहले समीना ने पीछे मुड़कर देखा। तकरीबन 20 गज के फासले पर रफीक भी आ रहा था। शाम के वक्त हॉस्पिटल के मरकजी गेट के सामने बड़ी रौनक थी। एक तरफ खादी विकी और टैक्सियां भी खड़ी थी। वो दोनों गेट से 5-6 कदम हटकर खड़ी हो गई। चंद सेकंड बाद ही रफीक भी उनके करीब आ गया। वो किसी की तरह घबराया हुआ सा लग रहा था। कहाँ चलना है? मैं किसी टैक्सी वाले से बात करूं? उसने समीना की तरफ झुकते हुए सर को शाना लहरे में कहा। फुस्तान रोड पर यदीम खाने वाले चौक से तकरीबन 1 मील आगे, समीना ने जवाब दिया। रफीक एक टैक्सी वाली से बात करने लगा। उसने 100 रुपए किराया मांगा तो रफीक फौरन ही तैयार हो गया। टैक्सी वाला अगर 1000 रुपए मांगता तो भी वो तैयार हो जाता। उसने मुड़कर समीना और शाहपरी को इशारा किया और खुद आगे वाला दरवाजा खोलकर बैठ गया। समीना और शाहपरी पिछली सीट पर बैठ गई तो टैक्सी फौरन हरकत में आ गई। ट्रैफिक के हुजूम की वजह से टैक्सी तकरीबन 1 घंटे में यतीम खाने वाले मोड़ पर पहुंच सकती थी। आगे का फासला तय करने में 4 मिनट और लग गए और बिलादर समीना ने एक जगह पर टैक्सी रुकवा ली। ड्राइवर मशकूक नजरों से उनकी तरफ देख रहा था। रफीक ने जेब से 100 का नोट निकालकर ड्राइवर के हाथ में थमा दिया। टैक्सी यू टर्न लेती हुई वापस चली गई। रफीक अजीब सी नजरों से इधर उधर देख रहा था। ये जगह शहर से खासी दूर थी। सड़क के दोनों तरफ ज़र-ई रादी खत्म हो चुकी थी और नई बस्तियां बन रही थी।
कोई कोई घर आबाद था जबकि ज्यादातर इलाका जेरे तामीर था। ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? रफीक ने समीना और शाहपई की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी आवाज में हल्का सा खौफ भी था और शुबा भी। महफूज जगह पर जहाँ किसी की मुदाखलत का अंदेशा नहीं। समीना ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, दरअसल यहाँ हमने एक जेरे तामीर मकान खरीद रखा है, आराम से रात गुजारेंगे और सुबह वापस चले जाएंगे। तुमने अपनी बीवी को तो बता दिया था ना कि रात को वापस नहीं आओगे। वो इस वक्त ड्यूटी से वापस नहीं आई थी। मैंने एक पर्ची लिख कर छोड़ दी थी कि अपने एक दोस्त के पास शायद रात जा रहा हूँ और रात को वापस नहीं आऊंगा। रफीक ने जवाब दिया। सड़क पर इस वक्त ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी थी। लाहौर से मुल्तान वगैरह की तरफ जाने वाली बसें भी गुजर रही थी और दूसरी तरफ से लाहौर से आने वाली बसें भी आगे पीछे चली जा रही थी। सड़क पार करने के लिए उन्हें 2 मिनट इंतजार करना पड़ा। मुख्तलिफ गलियों से होते हुए वो हवेली के सामने पहुंच गए। आसपास सन्नाटा था। तारीकी में रफीक को 2-3 मरतबा ठोकर लगी। हवेली भी तारीकी में डूबी हुई थी। शाहपरी ने रफीक का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर गेट से चंद कदम दूर हट गई। जबकि समीना दीवार की खो में चाबी तलाश करने लगी। समीना दीवार की खो से चाबियों का गुच्छा निकालकर फाटक के सामने आ गई और छोटे दरवाजे का ताला खोलने लगी और फिर वो रफीक को सांस लेकर अंदर आ गई। समीना ने दरवाजा बंद करके अंदर से ताला लगा दिया। रफीक की दिल की धड़कन तेज थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर तारीकी में इधर उधर घूरने लगा। उसके दिल में पहली मरतबा खौफ पैदा हुआ था कि उसके साथ धोखा तो नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं कि हवेली में पहले से कुछ आदमी मौजूद हों। लेकिन फिर उसने ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि फाटक का ताला तो समीना ने खोला था, अंदर कोई नहीं हो सकता। ये सिर्फ 2 औरतें थी और अगर इन्होंने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वो इनसे निमट लेगा। आओ, रुक क्यों गए? समीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम तो कहती थी कि जेरे तामीर मकान है, ये तो मुझे कोई बहुत बड़ी हवेली लगती है। रफीक इधर उधर देखते हुए बोला। हाँ, हवेली ही है। इसे तोड़कर यहाँ एक मॉडर्न कोठी बनाई जाएगी, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। आओ, रुक क्यों गए? समीना बोली। यहाँ तो शायद बिजली भी नहीं है। रफीक आगे बढ़ते हुए बोला। बिजली भी है और बहुत कुछ है, समीना ने जवाब दिया। शाहपरी ने समीना से चाबियां ले दी और आगे जाकर बरामदे वाला दरवाजा खोल दिया। उसने बरामदे की बत्ती नहीं जलाई थी, बल्कि अंदर दाकर होकर कमरे की बत्ती जला दी। समीना रफीक के साथ कमरे में दाखिल हुई। रफीक मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखने लगा। कमरे में मार की 2 चारपाइयां बिछी हुई थी। कई रोज पहले के खाने के जूठे बर्तन पड़े हुए थे। समीना में शाहपरी ने बुरके उतार कर एक चारपाई पर फेंक दिए। समीना मुस्कुराती हुई नजरों से रफीक की तरफ देखने लगी। आओ, तुम्हें यह हवेली दिखाऊं, यहाँ जो कुछ भी है इसे देखकर तुम्हें हैरत होगी, समीना ने कहा। वो दोनों उसे हवेली दिखाने लगी। शाहपरी हर कमरे की बत्ती रोशन करती जा रही थी। एक कमरे में पहुंचकर रफीक फिटक गया। उसकी आंखों में वहशत सी फैल गई थी। असले की पेटियां और हीरोइन के पैकेट नीचे ऊपर रखे हुए थे। ये क्या? वो खौफजदा से लहजे में बोला। तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि ये क्या है? समीना ने कहा। अगर हम चाहें तो पूरे लाहौर को धमाकों से उड़ा सकते हैं और शहर के नौजवानों की हीरोइन के नशे में मुबतला करके चंद रोज के अंदर अंदर मफलूज कर सकते हैं, मगर हम ऐसा नहीं चाहते। मगर तुम लोगों के बारे में तो यही सुना और अखबारों में पढ़ा है कि तुम लोग मुनशियात के स्मगलर हो, रफीक बोला। शुरू में हमने ये धंधा किया था, समीना ने जवाब दिया, लेकिन अब हम धंधे के खिलाफ हैं। ये असला और ईवन हमने दूसरों से छीनी है। तुमने हमारी और हाजी अब्दुल्ला की झड़पों के बारे में भी अखबारों में पढ़ा होगा। हमारा झगड़ा यही है, हम हाजी का ये कारोबार भी खत्म करना चाहते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम सब कुछ समझ भी नहीं सकोगे। वो दोबारा उस कमरे में आ गए जहाँ चारपाइयां बिछी हुई थी। रफीक एक चारपाई पर बैठ गया और बारी बारी समीना और शाहपरी की तरफ देखने लगा। तुम अखबारों में पढ़ चुके हो कि पूरे जिले की पुलिस और हाजी अब्दुल्ला के आदमी हमें तलाश करते फिर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक किसके हाथ है नहीं आ सके। समीना उसकी तरफ देखते हुए बोली। इसकी वजह यह है कि हमने अपनी बातों और अपनी सरगर्मियों को हमेशा राज में रखा है। बाहर का कोई आदमी हमारे राज से वाकिफ होता है तो हम उसे सोचने का मौका देने से पहले ही मौत के घाट उतार देते हैं। क्या मतलब? रफीक अकला गया। उसकी आंखों में खौफ उभर आया था। मतलब साफ जाहिर है। समीना उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली। तुम हमारे राज से वाकिफ हो गए हो और तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए खतरा है। मगर तुमने तो कहा था। तुम वाकई बेवकूफ आदमी हो, समीना ने उसकी बात काट दी। क्या तुम ये समझते हो कि हम वाकई तुम्हें अयाशी कराने के लिए यहाँ लाए हैं? तुम बेवकूफ ही नहीं, बेगैरत भी हो। मैंने तुम्हारी बीवी को देखा है, वो मुझसे ज्यादा हसीन औरत है, लेकिन तुम बेवफा और बेगैरत निकले दूसरी औरतों के पीछे। समीना जुमला मुकम्मल नहीं कर सकी थी कि रफीक ने अचानक ही उस पर छलांग लगा दी। समीना को उसकी तवक्को नहीं थी। वो पुश्त बाल दूसरी चारपाई पर गिरी। रफीक का ख्याल था कि ये औरतें ही तो हैं, इन पर आसानी से काबू पा लेगा, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उसे अंदाजा नहीं था कि ये औरतें मर्दों से ज्यादा खतरनाक है। समीना के लिए रफीक का ये हमला गैर मुतवक्को था। वो पुश्त के बल चारपाई पर गिरी।
रफीक भी उसके ऊपर ही गिरा था। रफीक ने समीना के गले पर पंजे गाड़ दिए और वो समीना का गला घूटने की कोशिश करने लगा। शाहपरी चैन कदम दूर खड़ी थी। एक लम्हे का तो वो कुछ समझ ना सकी, फिर दूसरे ही लम्हे वो बरकी रूह की तरह हरकत में आ गई। उसने रफीक की कमीज का कॉलर पकड़ दिया और उसे पीछे खींचने लगी, लेकिन इस तरह उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। उसने कमीज का कॉलर छोड़ दिया और उसकी गर्दन पर हाथ डालकर नेक लॉक लगा दिया, और इस मर्तबा उसे मायूसी नहीं हुई। रफीक का सांस घुटने लगा। समीना के गले से उसकी गिरफ्त ढीली पड़ दी। समीना ने उसे पूरी कुव्वत से पीछे धकेला। रफीक चारपाई से नीचे गिरा तो उसके साथ ही शाहपरी भी गिरी थी, लेकिन शाहपरी बड़ी फूटी से संभल गई। रफीक पुश्त के बल जमीन पर पड़ा था। उसकी एक तरफ समीना खड़ी थी और दूसरी तरफ शाहपरी। वो भी उनके बारे में सही अंदाजा नहीं लगा सका था। उन्हें महज औरतें ही समझ रहा था। उसने उड़ने की कोशिश की तो शाहपरी के पैर की ठोकर उसके सीने पर पड़ी। वो कराता हुआ फिर ढेर हो गया। समीना ने झुककर उसे गिरवान से पकड़ दिया और उसे ऊपर उठाने लगी। रफीक ने मौका पाकर उसके पेट पर घूंसा मार दिया। ये हुंजा समीना के पहलू में लगा। वो एक बार फिर कला उठी और लड़खड़ा गई। रफीक उसे गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ठीक उसी लम्हे शाहपरी ने आगे बढ़कर इसके कूल्हे पर जोरदार लात रसीन कर दी। रफीक कराकर लड़खड़ाता हुआ आगे गिरा। उसका मुंह चारपाई के पाए से टकराया। नाक पर चोट लगी थी, इससे खून बह निकला और फिर शाहपरी ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उसने आगे बढ़कर रफीक को बालों से पकड़ लिया और उसे पीछे घसीटने लगी। इसी दौरान समीना भी संभल चुकी थी। उसने रफीक पर लातों और गुंसों की बारिश कर दी। शाहपरी ने रफीक के बाल छोड़ दिए और वो भी उस पर लातें बरसाने लगी। रफीक उन दोनों के दरमियान फुटबॉल बना रहा। एक मर्तबा उसने दरवाजे से निकलकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन समीना ने उसे राहदारी में पकड़ दिया। तुम हट जाओ शाहपरी। समीना ने शाहपरी को पीछे हटने का इशारा दिया जो आगे आ रही थी। अब मैं इससे अकेली ही निमट लूंगी। मुझे मालूम नहीं था कि तुम लोग इतने घटिया साबित होगे। रफीक समीना की तरफ देखते हुए बोला, मैंने गलती की। मुझे पुलिस को इतला दे देनी चाहिए थी। तुम पुलिस को इतला कैसे दे सकते थे? समीना बोली, तुम्हें तो कुछ और ही अवस थी, पर इस लालच में तुमने पुलिस को एक खतरनाक मुजरिम के बारे में इतला नहीं दी, और यह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। अब तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकोगे। जिंदा क्या, तुम्हारी तो लाश भी सवेली से बाहर नहीं जाएगी। समीना ने अचानक ही छलांग लगा दी। रफीक गाफिल नहीं था। उसने बचने के लिए एक तरफ छलांग लगाई, लेकिन समीना ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो फौरन ही पलट गई। इस मर्तबा उसके पैर की ठोकर रफीक के पेट पर जरा नीचे लगी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और वो पेट पकड़कर दोहरा हो गया, और फिर समीना ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। रफीक चीखता रहा और समीना उस पर लातों और घूंसों की बारिश करती रही। शाहपरी करीब खड़ी ये तमाशा देखती रही। रफीक जब उसकी तरफ आता तो वो भी एक लात रसीद कर देती। रफीक बुरी तरह चीख रहा था। हम तुम्हें चीखने से नहीं रोकेंगे, समीना ने एक और लात रसीद करते हुए कहा। इस वीराने में तुम्हारी चीखें कोई नहीं सुनेगा, और अगर किसी ने तुम्हारी आवाज सुन भी ली तो कोई इधर आएगा नहीं। शाहपरी भी एक बार फिर हरकत में आ गई। वो दोनों रफीक पर लातें और घूंसे बरसाती रही। रफीक के मुंह और नाक से खून बह रहा था। वो अधमुआ सा होकर रह गया। अब उसमें अपने बचाव करने की भी ताकत नहीं थी। समीना एक तरफ खड़ी अपने बेरब्त नफस पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। शाहपरी, वो शाहपरी की तरफ देखते हुए बोली, बाहर दरख्त के करीब कुछ रस्सियां पड़ी हुई हैं, 2-3 लंबी रस्सियां ले आओ। शाहपरी बाहर निकल गई। चंद मिनट बाद वो रस्सियां लेकर आ गई और उन दोनों ने मिलकर रफीक के हाथ पैर बांध दिए। उसके हाथ पुष्प पर बांध दिए गए ताकि उन्हें खोदने की कोशिश भी ना कर सके। वो दोनों उसे घसीटती हुई बाहर ले आई। रफीक चीख रहा था। समीना ने उसकी खोपड़ी पर लात रसीद कर दी। अब अगर तुम्हारे मुंह से आवाज निकली तो सर कुचल दूंगी तुम्हारा। वो हुर्राई। वो दोनों उसे घसीटती हुई हवेली के पिछली तरफ उस कुएं के करीब ले आई जो अरसे से बंद पड़ा था। रफीक को कुएं की मिडेर पर डाल दिया गया। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। रफीक समीना की तरफ देखते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ कि किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मेरी जबान बंद रहेगी। तुम्हारी जबान बंद करने के लिए तो तुम्हें यहाँ लाए हैं, समीना ने जवाब दिया। हम तुम्हें ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां ना तो कोई तुम्हारी आवाज सुनेगा और ना ही तुम्हारी लाश किसी को मिलेगी। नहीं, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। रफीक गिग्याया। समीना चलने में उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने बड़े इत्मीनान से एक पैर मुडीर पर रखा और रफीक को कुएं में धकेल दिया। रफीक के मुंह से निकलने वाली आखिरी चीख कुएं की गहराई में घुटकर रह गई थी। फिर शराब की आवाज सुनाई दी और उसके बाद खामोशी छा गई। समीना और शाहपरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। खसकन जहां पाक, शाहपरी ने कहा। जहां तो इसके गंदे वजूद से पाक हो गया है, लेकिन खूहा गंदा हो गया है। समीना ने हंसते हुए कहा, चलो अब अंदर चलें। वो दोनों कमरे में आ गई, अपना उलिया दुरुस्त किया और बुरका उड़कर बाहर आ गई। समीना ने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। बाहर आकर उन्होंने फाटक को भी ताला लगा दिया। चाबियों का गुच्छा उसी जगह पर रखा और दोनों तारीकी में संभल कर चलती हुई सड़क की तरफ जाने लगी। इस वक्त रात के 10 बजे थे। शहर से बाहर जाने और बाहर से शहर आने वाली बसों की आमदोरफ्त अब भी जारी थी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बस मिल गई। हाजी अब्दुल्ला बुरी तरह बिलबिलाया हुआ था। उस रोज जब उसे ये इतला मिली कि शारिक और समीना विलबर की कोठी में जलकर राख हो गए हैं तो उसे इस खबर पर यकीन नहीं था।
उस कोठी के गैराज में उसकी पैजारों का जला हुआ ढांचा और तय खाने से सोने के चंद टुकड़े भी मिले थे। यही कीमती पैजारों शारक और उसके साथ हुए ने उसके दामाद से छीनी थी, और इसमें सोने के बिस्किटों से भरी हुई पेटियां भी थी। सोने के पिघले हुए चंद टुकड़े और पैजारों का जला हुआ ढांचा अगर जिस बात का सबूत था कि समीना और शारक उस कोठी में थे, लेकिन उसे इस बात का यकीन नहीं था कि वो दोनों आग में जलकर मर गए होंगे। यकीन ना करने की एक वजह यह भी थी कि कोठी को आग हादसाती तौर पर नहीं लगी थी। हादसाती तौर पर लगने वाली आग इस तरह अचानक नहीं फैलती। उस इमारत में रहने वालों को जान बचाने का मौका मिल जाता है, लेकिन ये आग इस तरह लगी थी तो उसमें चंद सेकंड के अंदर अंदर चारों तरफ से पूरी कोठी को लपेट में ले लिया था। और बाद में यह भी साबित हो गया था कि आग हादसाती तौर पर नहीं लगी थी, बल्कि पेट्रोल छिड़क कर लगाई दी थी। पेट्रोल पूरी कोठी में और चारों तरफ छिड़का गया होगा, इसलिए पूरी कोठी आनन फानन आग की लपेट में आ गई थी। हाजी अब्दुल्ला ये सोचता रहा कि आग अगर शारक ने लगाई थी तो कोठी से बरामद होने वाली वो 2 लाशें किसकी थी जो जलकर राख हो चुकी थी। उसे यकीन था कि वो लाशें शारक और समीना की नहीं थी। वो दोनों इस तरह आसानी से मरने वाले नहीं थे। जिसने पूरे जिले की पुलिस और अपने मुखालिफ गिरोहों के आदमियों को निचा रखा था, वो इस तरह आसानी से कैसे मर सकता था। और फिर यह बात भी थी कि कोठी में आग लगने से पहले सोना वहां से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया था, जिसका मतलब था कि कोठी को आग जानबूझकर लगाई गई थी। मुमकिन है पुलिस को उस कोठी पर शुबा हो गया हो, कुछ शारक ने अपने खिलाफ तमाम सबूत मिटाने के लिए कोठी को आग लगा दी हो। एक और ख्याल भी हाजी के ज़हन में आया। माजन गुज्जर के एक आदमी मजीदा भी पिछले दिनों शारक से टकराया था और शारक ने उसका एक बंदा भी मार दिया था। हो सकता मजीदा ने मौका पाकर शारक की कोठी को आग लगा दी हो, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिला था कि पिछले चंद रोज में शारक और मजीदे में कोई झड़प हुई हो। हाजी शारक और समीना के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए अपने तमाम जराए इस्तेमाल कर रहा था। उसके आदमी पूरे शहर में फैले हुए थे, लेकिन किसी तरफ से कोई इतला नहीं मिल रही थी। और फिर हाजी को उस हादसे की इतला भी मिली थी जिसमें दिलावर नामी एक हुंदा हलाक हो गया था। दिलावर के बारे में हाजी को इतना मालूम था कि वो माजे गुज्जर के साथ काम करता रहा था, लेकिन कुछ अरसे से रोपोश था। उस हादसे में एक मजदूर भी जख्मी हुआ था, लेकिन हाजी ने उस पर तवज्जो नहीं दी थी और उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन उस हादसे के दूसरे दिन जब बस बारात में ये खबरें शाया हुई कि टैक्सी के हादसे में जख्मी होने वाला मजदूर शारिक था, जो ताम टूट जाने के बावजूद हॉस्पिटल से फरार हो गया था, तो हाजी चौंका था। उस खबर से उसके उन खदशात की तस्दीक हो भी थी कि कोठी की आग में मरने वाले समीना और शारिक नहीं थे। हाजी के आदमी एक बार फिर पूरे शहर में फैल गए, लेकिन कई रोज गुजरे जाने के बाद भी वो शारिक का सुराग नहीं लगा सके। उसे हैरत थी कि शारिक जख्मी होने के बावजूद कहां गायब हो गया। उसके आदमी शहर के तमाम प्राइवेट हॉस्पिटलों डॉक्टरों को भी चेक करते फिर रहे थे। शारिक जख्मी था और उसे इलाज की जरूरत थी और वो यकीनन किसी डॉक्टर की शिदबात हासिल करेगा, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका था। हाजी ने अपने एक आदमी की ड्यूटी हॉस्पिटल में लगा दी ताकि ये मालूम किया जा सके कि शारिक जख्मी होने के बावजूद हॉस्पिटल से फरार कैसे हुआ। आया बा ऐसे कोई आदमी उसे लेने आए थे या उसके फरार में हॉस्पिटल के हमले का कोई आदमी शामिल था। हाजी को आना के पुलिस की रिपोर्ट मिल चुकी थी, लेकिन वो अपने तौर पर भी इत्मीनान कर लेना चाहता था। मगर दूसरे रोज उसके आदमी ने जो रिपोर्ट दी वो पुलिस की रिपोर्ट से मुख्तलिफ नहीं थी। हाजी अब्दुल्ला जैसे जैसे इस मामले पर सोचता मजीद उलझता जाता। हाजी के अपने आदमी शारिक के बारे में मालूमात हासिल करने में नाकाम हो चुके थे और फिर उसे एक रोज एक ख्याल आया। चंद रोज पहले शारिक की मजीदे से कुछ झड़पें हुई थी। हो सकता है मजीदा उसके बारे में कुछ जानता हो, और ये ख्याल आते ही हाजी ने अपना एक आदमी मजीदे को बुलाने के लिए भेज दिया। हाजी के बुलावे पर मजीदा इनकार नहीं कर सका, और खास तौर पर जब उसे ये मालूम हुआ कि हाजी शारिक के मामले में बात करना चाहता है, तो वो उसी वक्त आदमी के साथ चल पड़ा। हाजी इस वक्त इकबाल टाउन वाली स्कूटी में था जो पहले उसने शारिक को दी थी और फिर धोखे से वापस ले ली थी। मजीदा का सवाल हाजी ने बड़ी गर्मजोशी से किया। वो कुछ देर इधर उधर बातें करते रहे, फिर हाजी असल मौजू पर आ गया। शारिक ने माजी के साथ जो कुछ भी किया उसका मुझे अफसोस है। हाजी ने बात शुरू करते हुए कहा, इसमें शुबा नहीं कि शारिक बहुत चालाक आदमी है। वो एक से दुश्मनी रखता है तो दूसरे से दोस्ती, ताकि उसे सिर्फ एक ही माल पर लड़ना पड़े। माजिद से जब उसकी महाद आराई हो रही थी तो शारिक ने मुझसे दोस्ती रखी ताकि मैं उस मामले में मुदाखलत ना करूं, और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जिसका अब मुझे एहसास हो रहा है। अब शारिक हम दोनों का मुश्तरका दुश्मन है। वो मैंने कई बंदे मार चुका है और इसके अलावा मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान भी पहुंचा चुका है। उसने तुम्हारा भी एक बंदा मारा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग मिलकर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर हम बिखरे रहे तो वो हमें नुकसान पहुंचाता रहेगा। उसने मेरे 2 बंदे मारे हैं जी, मजीदे ने कहा। मैं तो चाहता था कि हम मिलकर काम करें, मगर आपके पास आने से झिझक रहा था। अब आपने बुलाया है तो मैं भी यही समझता हूं कि हम अलग अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते।
तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।